तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का 13वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कुछ दूर सोनाडांगा वाले मैदान की ओर जाने की कच्ची सड़क पर एक बैलगाड़ी चू चू करती हुई मैदान की ओर जा रही थी। दुर्गा अवाक होकर इस बैलगाड़ी को देखती रही। शादी के बाद इसी तरह माँ बाप अपू सभी को छोड़कर जाने कितनी दूर चला जाना पड़ेगा। वहाँ से जब तब वे आने तो देंगे ना। उसने इतनी देर यह बात सोची नहीं थी। यह बाग, फूल की झाड़ियाँ, रानी गाय जिस कटल के नीचे बंधी रहती है और जिससे वह इतना प्रेम रखती है, सूखे पत्तों की यह गंध, पनघट वाली पगडंडी, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। बैलगाड़ी के अंदर बैठी हुई छोटी सी लड़की शायद इसी कारण से रो रही थी। कच्ची सड़क छोड़कर एक छोटा सा परती जमीन का मैदान पार किया कि नदी आ जाती है। क्या उस पार मछियारे मछली पकड़ रहे हैं? खैरा मछली पकड़ रहे हैं। ओप्पू को खैरा मछली बहुत ही प्रिय है। घर लौटकर संध्या के बाद उसने बड़ी देर तक गुड्डों का बक्सा सजाया। उसकी माँ कुपी में मिट्टी का तेल भरते हुए कुछ तेल फर्श पर गिरा गई, जिसकी बू आ रही थी। हवा कुछ गर्म थी। गुड़ियों को संवारना लगभग उसका खत्म हो गया तो ओप्पू ने आकर कहा, दीदी क्या तूने मेरे बक्से से छोटा शीशा निकाला? शीशा तो मेरा है, मैंने ही तो उसे पहले देखा था। तख्त के नीचे पड़ा था। चल अब मैं शीशा अपने बक्स में रखूंगी। तू मर्द बच्चा शीशा लेकर क्या करेगा? वाह, शीशा तेरा कैसे हुआ? उस मोहल्ले की चाची जी के घर से किसी व्रत पर यह शीशा आया था। मैंने पहले ही उसे माँ से मांग लिया था। नहीं दीदी दे दो। बात खत्म करके ही वह दीदी के गुड़ियों के बक्से के पास बैठकर उसमें शीशा खोजने लगा। दुर्गा ने भाई के गाल पर तड़ाक से एक तमाचा जड़ते हुए कहा, पाजी कहीं का, मैं गुड़ियों को ठीक से लगा रही हूँ और तू उसमें गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। चल चल मेरे बक्से में हाथ मत लगाना, मैं शीशा नहीं दूंगी। पर अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि ओप्पू उस पर टूट पड़ा और उसके रूखे बालों के गुच्छों को खींचकर उसे खरोच कर दांत से काट कर परेशान कर दिया और फिर रूंधे हुए कंठ से बोलने लगा, तू मुझे मारने वाली कौन होती है? क्या मुझे लगता नहीं है? शीशा दे, नहीं तो अभी माँ से कह दूंगा तूने लक्ष्मी पूजा वाली डलिया से आलता चुराया है। आलता की चोरी की बात से दुर्गा बहुत ही नाराज हुई। उसने भाई के कान पकड़कर झकझोरते हुए उसके ऊपर कई तमाचे जड़ दिए। बोली, मैंने आलता लिया है, आलता लिया। पाजी बंदर, और तूने जो उस डलिया से कौड़ियाँ खोलकर छिपा रखी हैं माँ को नहीं बताऊंगी? शोर गुल, रोना पीटना और मारपीट की आवाज़ सुनकर सर्वजया दौड़ी हुई आई। इस बीच में दुर्गा ने ओप्पू का कान पकड़कर उसे मिट्टी में लगभग सुला ही दिया था। ओप्पू भी भरसक जोर से दुर्गा के बालों का गुच्छा ऐसे पकड़े हुए था कि दुर्गा सिर उठा नहीं सकती थी। ओप्पू को ज़्यादा लगी थी। वह रोते रोते बोला, देखो माँ, इसने मेरे शीशे को अपने बक्से में रख लिया, देती नहीं, और ऊपर से इसने मुझे बुरी तरह मारा भी है। दुर्गा ने प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं माँ, देखो ना, मैं गुड़ियों का बक्सा सजा रही थी कि इसने आकर सब फेंक फाक दिया। सर्वजया ने आते ही लड़की की पीठ पर 2-4 घूंसे रसीद की और बोली, इतनी बड़ी लड़की है तो उस पर जब तब हाथ क्यों चलाती है? मालूम नहीं है तुझ में और उसमें कितना फ़र्क है? शीशा शीशा तेरे किस काम आएगा? बात बात पर मारने चल देती है। बड़ी आई है गुड़ियों के बक्से वाली, रह जा, मैं दिखाती हूँ। और बात बिना समाप्त किए ही सर्वजया ने लड़की के सवारे हुए गुड़ियों के बक्से को उठाकर बाहर आंगन में झटके के साथ फेंक दिया। इतनी बड़ी लड़की, कोई काम न धाम, बस खाना और मोहल्ले में बेकार के चक्कर लगाना। हर दम बस गुड़ियों के बक्से की रट लगाए रहती है। मैं यह सब खींचकर अभी बांस की झाड़ी में डाल देती हूँ, जिससे कि हमेशा के लिए खेल खत्म। दुर्गा चू भी ना कर सकी। गुड़ियों का बक्सा ही तो उसका जीवन है। वह कुछ नहीं तो 2 दिन में 10 बार उसे संवारती है, सजाती है। उसमें गुड़िया, पन्नी, छीट, आलता तथा कितनी कठिनाई से संग्रहित नाटाफल, टीन में मुड़ा हुआ शीशा, चिड़ियों का बसेरा, सब अंधकारपूर्ण आंगन में जाने कहाँ कहाँ बिखर गए। माँ उसके गुड़ियों के बक्से को इस तरह निर्दयी होकर फेंक सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं थी। उसमें कितने ही स्थानों से, कितनी ही मुसीबतों से जुटाई हुई चीज़ें थी, पर उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। वह माँ के व्यवहार से अजीब ढंग से हक्की बक्की होकर रह गई। ओप्पू ने भी शायद यही समझा कि जो सजा दी गई ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप लेट गया। रात बहुत हो चुकी थी। फर्श पर गिरे हुए मिट्टी के तेल की बू आ रही थी और कमरे के अंदर बांस की झाड़ी के में मच्छर पी पी कर रहे थे। दुर्गा कुछ देर तक बैठी रही, फिर चुपचाप सो गई।
टूटे हुए जंगले के अंदर से फाल्गुन की चांदनी बिस्तरे पर पड़ रही थी। उजड़े हुए मकान की ओर से नींबू के फूल की तेज गंध आ रही थी। एक बार उसके मन में आया कि उठकर गुड़ियों का बक्सा और बिखरी हुई चीज़ें उठा लाए। कल सवेरे तक भला उनका कब पता चलेगा। कितनी मुसीबतें से जुटाई हुई चीज़ें थी, पर उठने की हिम्मत नहीं पड़ी। कहीं वह चीज़ उठाने गई तो माँ उसे मार न बैठे। बहुत समय निकल गया। एकाएक उसने अनुभव किया कि किसी का हाथ उसके शरीर पर है। अपू ने डरते डरते पुकारा, दीदी। दुर्गा उत्तर नहीं दे पाई थी कि अपू तकिए में मुंह छिपाकर रो उठा। मैं और नहीं करूँगा, मुझ पर गुस्सा तो ना करोगी दीदी, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। दुर्गा पहले पहले आश्चर्य में पड़ गई। उसके बाद उठकर बैठ गई और भाई को चुप करने की चेष्टा करने लगी। बोली, रो मत, चुप चुप, जो माँ ने सुन लिया तो मुझी पर बिगड़ेगी। चुप, रोते नहीं, अच्छी बात है, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, अब चुप हो जा। उसे डर लग रहा था कि कहीं माँ ने अपू का रोना सुन लिया तो वह उसी पर नाराज होगी और उसी को मारेगी। बड़ी कठिनाई से वह भाई का रोना रोक पाई। बाद में दोनों लेटे लेटे आपस में तरह तरह की बातें, विशेषकर रानी की दीदी की शादी की बात करने लगे। इधर उधर की बातों के बाद अपू दीदी के बदन पर चुपके से हाथ रखकर बोला, एक बात कहूँ दीदी, तेरे साथ मास्टर जी की शादी होगी। दुर्गा शर्मा गई, साथ ही साथ उसे बहुत कौतूहल भी हुआ, पर छोटे भाई से इस विषय पर बातचीत करने में संकोच होने के कारण वह चुप रही। अपू ने फिर कहा, चाची जी आज शाम को रानी की माँ से कह रही थी, कहती थी कि मास्टर जी तो राजी हैं। कौतूहल की अधिकता के कारण चुप रहना असंभव हो गया। उसने लापरवाही के लहजे में कहा, कह रही थी ना, नहीं क्या, चल तेरी बातें भी अजीब होती हैं। अपू बिस्तरे पर लगभग लगभग उठकर बैठ गया। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ दीदी, तुम्हारा बदन छूकर सौगंध खा रहा हूँ। मैं वहीं खड़ा था और मुझको देखकर ही बात चल पड़ी। पिताजी से मास्टर जी के पिता को चिट्ठी लिखाई जाएगी, माँ जानती है। मैंने सोचा था कि आकर माँ से पूछूंगा, पर भूल गया, तो अब पूछ लूँ। माँ ने शायद नहीं सुना, कल चाची जी माँ को बुलाकर कहने वाली हैं। बाद में उसने कहा, तू खूब रेलगाड़ी की सवारी करेगी, मास्टर जी तो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, रेल में जाना पड़ता है। दुर्गा चुप रही। उसने रेलगाड़ी की सिर्फ तस्वीर देखी है, वो भी अपू की किसी किताब में। बहुत लंबी है, बहुत से पहिए हैं, सामने की तरफ कल है, वहाँ आग जलती है और धुआं निकलता है। रेलगाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोहे की बनी होती है। उसके तो पहिए भी लोहे के हैं, बैलगाड़ी की तरह लकड़ी के पहिए नहीं। रेल की लाइन के किनारे फूस के घर नहीं है, रह नहीं सकते क्योंकि जल जाएंगे। बात यह है कि जब रेलगाड़ी चलती है तो उसके नल से आग निकलती रहती है। उसने भाई के शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुझे भी साथ ले जाऊंगी। इसके बाद दोनों चुपचाप सोने की तैयारी करने लगे। लेटते समय एक ही बात दुर्गा के मन में बार बार आ रही थी कि सुदर्शन बाबा ने उसकी बात सुन ली। आज ही तो उसने सुदर्शन बाबा से, बाबा तो बड़े दयालु हैं, माँ जो कहती है सो बिल्कुल ठीक है। अपू बोला, लीला दीदी के लिए कैसी बढ़िया साड़ी खरीदी गई है। आज लीला दीदी के चाचा शादी के लिए राना घाट से खरीद लाए। सजली ताई ने कहा कि साड़ी का नाम बालूचर ना क्या है, बाल साड़ी है। दुर्गा ने हंसते हुए कहा, तब तो एक तुकबंदी सी मालूम होती है। फूफी कहा करती थी, बालू चोरेर बालूर चौरे একটা কথা कोई, मोशेर पेटे मयूर छाना देखे एलम सोई। अपू ने किसी को यह बात बताई नहीं थी, यहाँ तक कि उसने दीदी से भी यह बात नहीं बताई थी। उस दिन चुपके से दोपहर के समय जब उसने पिताजी के उस बक्स को छिपाकर खोला था, उसमें किताबें ही किताबें भरी हुई थी। तो उसमें कि एक किताब में यह अद्भुत बात मालूम हुई, आंगन पर बांस की झाड़ियों की छाया अभी तक पूरब से पश्चिम में फैली नहीं थी। ठीक ठीक दोपहर का समय था। सोनाडांगा के उस दूरदराज के मैदान के उस प्राचीन पीपल की छाया की तरह एक जगह पर बहुत घनी छाया हो रही थी। एक दिन जब पिताजी घर पर नहीं थे तो उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और चुपके से किताबों का वह बक्सा खोला। बड़े जोश के साथ कभी इस किताब को खोलता, कभी उस किताब को, कभी तस्वीर देख लेता तो कभी थोड़ा सा पढ़कर देख लेता कि कहीं कोई बढ़िया कहानी तो नहीं है। एक किताब हाथ लगी जिसकी जिल्द पर लिखा था, सर्वदर्शन संग्रह। इसका क्या अर्थ होता है और पुस्तक किस विषय की है, इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं लगा। पुस्तक खोलते ही कुछ कागज काटने वाले कीड़े रंग उड़े हुए मार्बल कागज के नीचे से निकलकर जिधर बन पड़ा बेतहाशा दौड़ने लगे। अपू ने पुस्तक सूंघ कर देखा तो कैसी पुरानी सी महक आ रही थी। मटमैले रंग के मोटे मोटे पत्तों की यह गंध उसे बहुत अच्छी लगती है। इस गंध से उसे अपने पिता की याद आ जाती है। जब भी उसे यह गंध मिलती है
तब ना जाने क्यों पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है। मार्बल कागज की बहुत पुरानी जिल्द कई जगह से चटक गई थी। इस पुरानी पुस्तक से उसे बहुत मोह था, इसलिए उसने एक पुस्तक को तकिए के नीचे छिपा दिया और बाकी पुस्तकों को बक्से में रखकर बंद कर दिया। छिपकर पढ़ते पढ़ते उसे इस पुस्तक में एक बहुत अद्भुत बात मालूम हुई। एकाएक सुनने पर आश्चर्य होता है, पर छापे हरफों में यह पुस्तक लिखी है, इतना तो प्रत्यक्ष था। गिद्ध के अंडे के अंदर कुछ दिनों तक पारद में रखना चाहिए। बाद में यदि मनुष्य चाहे तो उस अंडे को मुंह में रखकर अंतरिक्ष में विचरण कर सकता है। पारे के गुणों का वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा था। अबू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने बार बार इसे पढ़ा। बाद में उसने वह पुस्तक अपने ढक्कन टूटे हुए बक्से में छिपाकर रख दिया और फिर बाहर जाकर इस गंभीर विषय पर चिंतन करने लगा। उसने दीदी से पूछा, दीदी तुम्हें मालूम है कि गिद्ध कहाँ अपना घोंसला बनाते हैं? पर उसकी दीदी यह बात बता नहीं सकी, इसलिए उसने मोहल्ले के सब लड़कों यानी सत्तू, नीलू, कीनू, पटल, नेड़ा सबसे पूछा। किसी ने बताया कि यहाँ नहीं, उत्तर के मैदान में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर उनका घोंसला है। माँ उसे डांट कर कहती थी, अरे कहाँ दोपहर में मारा मारा फिरा करता है। ओपू घर में आकर सोने का स्वांग रखता है, पर किताब खोलकर उसी स्थल को पढ़ता है जो तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। इतनी आसानी से उड़ा जा सकता है? संभव है कि यह पुस्तक और किसी के घर में ना हो, सिर्फ पिताजी के पास हो। पर यहाँ भी उस स्थल पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, सिर्फ उसी की पड़ी। उसने पुस्तक में मुंह खोसकर उसकी महक ली, वही पुरानी पुरानी महक। अब इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है उसकी सच्चाई के विषय में उसे कोई संदेह ही नहीं रह जाता। पारद के लिए उसे कोई चिंता नहीं। पारद मानो पारा, यह उसे मालूम है। शीशे के पीछे पारा लगा होता है। घर में एक टूटा शीशा भी है, इसलिए पारे की कोई चिंता नहीं। पर गिद्ध का अंडा कहाँ से मिले? दोपहर को खाने पीने के बाद किसी किसी दिन दुर्गा उसे पुकार कर कहती है, आजा उपू, आकर तमाशा देख। कहकर वह एक मुट्ठी भात लेकर पीछे वाले दरवाजे से बांस की झाड़ी की ओर पुकारती है, आ आ आ भोलुआ आ। पुकार कर ही दुर्गा भाई के मुंह की तरफ ताक कर मुस्कुराती है और चुप रहती है, मानो किसी अज्ञात रहस्यपुरी के दरवाजे अभी उसकी आंखों के सामने खुल जाएंगे। एकाएक ना जाने कहाँ से कुत्ता आते ही दुर्गा हाथ उठाकर कहती है, वह आया, देखो वह कहाँ से आया, यह तो बता। वह खुशी के मारे खिलखिलाकर हंसती है। प्रतिदिन कुत्ते को भात खिलाने में दुर्गा को बहुत खुशी होती है। कहीं कोई नहीं, सन्नाटा है और तू करके पुकारा बस। दुर्गा भात जमीन पर रखकर आंखें बंद किए रहती है। आशा और कौतूहल की व्याकुलता से उसका दिल दुकुर दुकुर होता रहता है। पर वह मनी मन सोचती कि क्या पता आज भोलू आए ना है, देखूं तो आता है कि शायद सुन पाया कि नहीं। पर एकाएक घनी झाड़ियों में से एक आहट आती है। पलक मारते ही जंगली लताओं और पौधों को तोड़ फोड़ कर हाँफते हाँफते भोलुआ ना जाने कहाँ से आ पहुँचता है और फौरन ही दुर्गा के सारे शरीर में जैसे किसी चीज़ की लहर दौड़ जाती है। विस्मय और कौतुक से उसका चेहरा उज्जवल दिखाई पड़ता है। वह मन ही मन सोचती है कि कैसा ठीक सुन लेता और आ पहुँचता है। यह आनंद उठाने के लिए माँ की डांट फटकार सहकर स्वयं बल्कि कुछ खम खाकर कुत्ते के लिए थोड़ा चावल अपनी थाली में बचा के रखती है। पर ओप्पो को इस कुत्ता बुलाने वाले तमाशे में जरा भी रस नहीं। वह दीदी के इन लड़कियों वाले ढंग में नहीं है। वह दुबले कुत्ते को अत्यंत आग्रह के साथ भात खाते हुए देखकर भी उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होता। उसे बस गिद्ध के अंडे की चिंता हर समय सताती रहती है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, अंत में एक दिन पता चल ही गया। हीरू नाई के कटहल के नीचे चरवाहे गायों को बांधकर गृहस्थ के घर से तेल और तंबाकू मांगने जाते हैं। ओबू ने जाकर अपने मोहल्ले के चरवाहे से पूछा, तू जाने किन किन जगहों में घूमता है, कभी गिद्ध का घोंसला भी देखा है? जो तू मुझे एक गिद्ध का अंडा दे तो मैं तुझे 2 पैसे दूंगा। कोई 4 दिन बाद वह चरवाहा उसके घर के सामने आया और उसे बुलाकर कमर से थैली निकालकर उसने 2 काले रंग के छोटे छोटे अंडे निकालकर बोला, लो पंडित, यह रहा। ओप्पू ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ। बाद में उसने उन अंडों को खुशी से उलटते पुलटते हुए कहा, वह यही गिद्ध के अंडे हैं, सच? चरवाहे ने इस पर बहुत तरह के प्रमाण दिए। उसने कहा कि यह गिद्ध के अंडे अवश्य हैं। मैं अपनी जान खतरे में डालकर एक पेड़ की चोटी पर चढ़ा था और इसके लिए कम से कम 2 आने तो लूँगा। पारिश्रमिक की मात्रा सुनकर ओप्पू की आंखों में अंधेरा छा गया। बोला, 2 पैसे नगद दूंगा और मेरी कौड़ियाँ लोगे? सब दे दूंगा, बहुत ही अच्छी कौड़ियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी सुनहली कौड़ियाँ हैं, देखोगे? चरवाहा सांसारिक मामलों में ओप्पू से कहीं अधिक बुद्धिमान ज्ञात हुआ। वह नगद दाम के बिना किसी प्रकार राजी नहीं हो रहा था। बहुत मोल भाव करने के बाद 4 पैसों पर उतर आया।
अपू ने दीदी से 2 पैसे मांगकर उसे 4 पैसे दिए और अंडे ले लिए। इसके अलावा चरवाहे ने कुछ कौड़ियाँ भी ले लीं। ये कौड़ियाँ अपू की मानो जान थी। किसी राजा का आधा राज्य और राजकुमारी के बदले में भी वह इन कौड़ियों को देने का राजी नहीं होता, पर आसमान में उड़ने के आनंद के आगे यह तो बैगन के बीजों से खेलना था। अंडा हाथ में लेकर उसका मन फुलाए हुए गुब्बारे की तरह हल्का हो गया। साथ ही साथ उसके मन में कहीं पर संदेह की एक छाया भी झांक गई, जो अभी तक नहीं थी। अंडा हाथ में पाने के बाद मानो कहीं से यह संदेह बहुत अस्पष्ट होकर सामने आया। संध्या के पहले नेड़ा के जामुन के पेड़ के कटे तने पर बैठकर वह सोचने लगा, क्या सचमुच उड़ना संभव होगा? वह उड़ेगा तो जाएगा कहाँ? ननिहाल? पिताजी जहाँ हैं वहाँ? नदी के उस पार मैनों की तरह क्या वह उड़कर जाएगा जहाँ आकाश पर एक सितारा टका हुआ होता है? उसी दिन की बात है या उसके बाद के दिन की? दुर्गा संध्या के कुछ पहले दिए के पलीते के लिए फटे लत्ते ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते हंडियों कलसों के पास रखे हुए लत्ते चिथड़ों को टटोल रही थी कि इतने में कोई चीज़ ठक से फर्श पर गिरी और लुढ़क कर कुछ आगे चली गई। भीतर अंधेरा था, अच्छी तरह कुछ सूझता नहीं था। दुर्गा फर्श से उन चीज़ों को उठाकर बाहर लाते हुए बोली, अरे ये तो किसी चीज़ के 2 बड़े बड़े अंडे हैं, गिरकर एकदम चूर चूर हो गए। माँ, तुमने देखा कमरे के अंदर किसी चिड़िया ने अंडे दिए हैं? इसके बाद क्या हुआ होगा इसका तो प्रसंग ही नहीं कह सकते। अपू ने दिन भर खाना नहीं खाया, रोना पीटना बचा, बड़ा शोरगुल हुआ। माँ ने पनघट पर जाकर कहा, अजीब लड़का है, ऐसा कभी सुना न देखा। सजली ननद जी, तुमने कभी सुना कि गिद्ध के अंडे से आदमी उड़ सकता है? उस घर का चरवाहा नंबरी बदमाश लड़के ने उससे कहा तो बस कहीं से कौवे का या पता नहीं काहे का अंडा ले आया और बोला कि लो यह रहा गिद्ध का अंडा। उससे 4 पैसे भी ठग लिए। ननद जी, यह लड़का इतना बुद्धू है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। पर बेचारी सर्वजया असली बात क्या जाने। सभी सर्वदर्शन संग्रह थोड़ी ना पड़े होते हैं। यह सब बातें तो नहीं जानते कि पारे के क्या क्या गुण हैं। जो ऐसा होता तो सभी आसमान में ना उड़ते।